7 फरवरी 2025 और हम क्रैश कोर्स आईजीसीएसई फिजिक्स का पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ। सर हुक्स लॉ क्या चीज है? तो भाई हुक्स लॉ ये है कि अगर कोई स्प्रिंग किसी सपोर्ट से हम बांध कर वर्टिकली हैंग कर दें और फिर इस स्प्रिंग पर कोई लोड हैंग कर दें जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करे, तो जैसे ही फोर्स स्प्रिंग पे लगती है तो स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाती है। लेंथ का चेंज होना इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन को ज्यादातर स्कूल में एक्स से डिनोट कराते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर लोड ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगी, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सटेंशन भी कम होगा। तो फोर्स एक्सटेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को, जिसे मैंने k से डिनोट किया है बेटा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, एग्जाम का बेटा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखें। तो जो बात बेटा मैंने ऊपर बोली है उसी बात को बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स होगी सर उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा, लेकिन एक कंडीशन है, और कंडीशन है कि हुक्स लॉ उस वक्त तक एप्लीकेबल होता है जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक आप ना पहुंचे हो। यानी हुक्स लॉ वैलिड होता है विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हुक्स लॉ वैलिड होता है विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सर ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या चीज है? तो फातिमा, क्या आप हमें बता सकती हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी? फातिमा। बिल्कुल सही आपने कहा कि इफ वी प्लॉट a graph between force and extension, so the graph is a straight line, and this graph remains a straight line up to a certain force, and this force is called limit of proportionality. And when we cross limit of proportionality, the graph does not remain constant and the graph begins to curve. ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता बल्कि ग्राफ कर्व हो जाता है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्वेश्चन, सर ये ऐसा हमें कैसे पता चलेगा, या इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें? तो इसका आंसर कुछ यूं है कि अगर आप जीरो फोर्स लगाएं, फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सटेंशन जीरो है, फोर्स लगाई 5 न्यूटन, एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर, फोर्स लगाई 10 न्यूटन, एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर, फोर्स लगाई 15 न्यूटन, एक्सटेंशन 6 सेंटीमीटर। अब मैं 20 न्यूटन पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक्सटेंशन शुड बी 8 सेंटीमीटर, बट प्रैक्टिकली मैंने नोट किया एक्सटेंशन आ रही है 8.5, यानी अप टू 15 न्यूटन द spring obeying Hooke's law and extension is increasing in the same ratio of force, but beyond 15 न्यूटन आप देखिए एक्सटेंशन ज्यादा हो गई। तो जहां तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा,
और इसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट एज यू क्रॉस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देन एक्सटेंशन विल बी लार्जर एज एक्सपेक्टेड, और ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा बल्कि बेटा कर्व हो जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। अच्छा बेटा, अब उन्होंने नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बेटा ये है कि हुक्स लॉ 120 न्यूटन की फोर्स तक यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि ओबे कर रहा है। अब 120 न्यूटन की फोर्स पर 64 मिलीमीटर का एक्सटेंशन है। तो फोर्स हमने ले ली 120। सर 120 इसमें कहाँ मिलेगी? तो सर ये 100 है, ये 110, ये 120, 30, 40, 50। सर ये रहा 120। और इस 120 फोर्स पर, इस 120 फोर्स पर जो एक्सटेंशन आ रही है सर, वो एक्सटेंशन है 64। 64 सर कहाँ मिलेगी? सर 64, ये 62, ये 64। सर ये 64 है और यहां से ये 120 है। तो सर ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कि जब फोर्स 120 है तो एक्सटेंशन 60 मिलीमीटर की है। आपसे क्या कह रहे हैं कि आप ड्रॉ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ग्राफ बना के दिखाएं। तो बेटा जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ बनेगा यहां से यहां तक विद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस स्प्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ, स्प्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ अप टू 120 न्यूटन फोर्स, दैट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो पहला काम था ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ हमने बना लिया। फिर बेटा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करें। सर स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के कैलकुलेट करने के लिए F इक्वल टू के एक्स। सर फोर्स है 120 न्यूटन, के कैलकुलेट करना है। एक्सटेंशन, सर एक्सटेंशन 60 नहीं थी सर, 64 है। 60 नहीं है, 64 है। तो एक्सटेंशन है बेटा 64। और अगर आपने बेटा के कैलकुलेट करना है तो के हो गया 120 अपॉन 64। ठीक है जनाब। और आप कैलकुलेटर चलाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 120 अपॉन 64 का, जो मैं अभी कैलकुलेटर चलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूनिट क्या होगी? सर हमने यूनिट में मिलीमीटर को खराब नहीं किया, मतलब चेंज नहीं किया, इसलिए के का जो आंसर आएगा इट विल बी इन न्यूटन पर मिलीमीटर, इट विल बी इन न्यूटन पर मिलीमीटर। और अगर क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ कोई यूनिट लिखी भी होती तो बेटा फिर हमें उसी यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता। बट राइट नाउ वी डू नॉट नीड टू कन्वर्ट बिकॉज कंडीशनल यूनिट दी हुई नहीं है, इसलिए जो जा रहा है जाने दीजिए। तो ये तो एक बहुत ही आसान सा सवाल हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है जरा उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन ये है जनाब कि किसी स्टूडेंट ने एक स्प्रिंग बैलेंस बनाया जिसमें वही स्प्रिंग यूज किया जो अभी अभी हम ऊपर में क्वेश्चन में कर चुके हैं। और स्प्रिंग बैलेंस में उसने लिखा है कि हम 150 न्यूटन तक रीडिंग लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट ने एक स्प्रिंग बैलेंस बनाया, उसमें वो 150 न्यूटन तक रीडिंग को शो कर रहा है कि हम लेके जा सकते हैं। फिर उस स्टूडेंट ने उस बैलेंस के ऊपर 140 न्यूटन का लोड लाके रख दिया। जब उसने 140 न्यूटन का लोड लाके रखा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 140 न्यूटन का लोड है तो रीडिंग 140 आ जाएगी। लेकिन उसने नोट किया कि रीडिंग 140 नहीं आ रही। लोड 140 का है, रीडिंग 140 की नहीं आ रही। तो मायरा आप हमें सजेस्ट करें कि क्या रीजन हो सकती है कि 140 न्यूटन का लोड जब मैंने स्प्रिंग बैलेंस पे प्लेस किया है तो रीडिंग इज नॉट अपियरिंग 140 न्यूटन। क्या वजह हो सकती है मायरा? द लोड इज 140 न्यूटन बट रीडिंग इज नॉट 140। मायरा आंसर करना चाहेंगे? बैलेंस खराब होगा। फातिमा आप हमें मशवरा दीजिए कि 140 न्यूटन का लोड 140 न्यूटन क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा? बिल्कुल। देखिए बेटा उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो स्प्रिंग है ना बेटा वो चलता है 120 तक, 120 तक वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। आपने जो लोड लाके रखा है ना
इट इज बियॉन्ड हुक्स लॉ, इट इज बियॉन्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है जनाब। तो वो 140 इसलिए सही शो नहीं कर रहा क्योंकि सर स्प्रिंग जो है, इसका आंसर ये बनेगा बेटा, स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ अप टू 120 न्यूटन। सो 140 न्यूटन इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप स्पेलिंग पूरी लिखिएगा, वक्त बचाने के लिए मैं जल्दी से तो यूं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यकीनन बात सबको समझ में आ गई कि सर 120 तक वो चलेगा, 120 से आगे कहाँ चलेगा सर, ये गड़बड़ हो रही है। चलिए जनाब, स्प्रिंग का हमने एक क्वेश्चन कर लिया। एक और क्वेश्चन ढूंढना चाहेंगे जिसके अंदर हुक्स लॉ की बात हो रही हो। एक और क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 के वाई एक्सिस के ऊपर सर एक्सटेंशन है, एक्स एक्सिस के ऊपर लोड है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि स्प्रिंग हुक्स लॉ ओबे कर रहा है ए और बी के बिटवीन। तो कह रहे हैं ए और बी के बिटवीन ग्राफ बना के दिखाए। सर जब हुक्स लॉ ओबे कर रहा होगा ना, तो ए और बी के बिटवीन ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। जब तक कोई स्प्रिंग हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होता है, उस फोर्स तक, उस लिमिट तक ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। फिर जनाब क्वेश्चन ये है कि बी के बाद ग्राफ खराब हो गया है। तो कह रहे हैं बताइए इस बी का नाम क्या है। अशद बेटा जल्दी से मुझे बी का नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट बी बियॉन्ड विच द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। अशद जी, इट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑल्दो के हुक्स लॉ का नहीं है, पर हम क्वेश्चन पूरा करने के लिए इसको भी करना चाहेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क। वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड इज 6 न्यूटन। 6 न्यूटन के लोड पर, 6 न्यूटन के लोड के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वर्क कैलकुलेट करना है। सर कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे, तो आप बेटा हमें बताएंगे। हाँ हाँ, बोले बोले। बिल्कुल, फोर्स टाइम एक्सटेंशन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक, अलबत्ता जो फोर्स है इट इज 6 न्यूटन। ठीक है, फोर्स है 6 न्यूटन। सर अब 6 न्यूटन की फोर्स है ना, तो 6 न्यूटन की फोर्स पर, 6 न्यूटन की फोर्स पर एक्सटेंशन कितना हो रहा होगा। सर एक्सटेंशन हो रहा होगा, क्योंकि ये तो सारा का सारा सर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ चल रहा है, तो सर अब ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का। 6 न्यूटन पर, 6 न्यूटन पर एक्सटेंशन हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है जनाब, हमें कैलकुलेट करना है वर्क। सर वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फातिमा आप हमें कुछ मशवरा दे सकती हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क फॉर स्प्रिंग ग्राफ, जो फोर्स और लोड का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 × 1.5 तो होता है, लेकिन चक्कर ये ए लेवल्स की फिजिक्स में, मुझे नहीं पता आईजीसीएसई में ऐसा है ये नहीं, जो वर्क होता है ना बेटा, वो एरिया अंडर द कर्व होता है। जो वर्क होता है ना, वर्क, सर वो वर्क एरिया अंडर द कर्व होता है। और जब वर्क एरिया अंडर द कर्व होगा ना बेटा, तो यहाँ पे बन रही है ट्राइंगल। और जब ट्राइंगल बन रही है, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने करा ये है कि ए और बी के बिटवीन एवरेज फोर्स दे दी है 6 न्यूटन। और ये जो एवरेज फोर्स है ना, ये एवरेज फोर्स पता है कैसे बनी है असल में। सर ये बनी असल में ये है एवरेज फोर्स ना, कि अगर मैं यहां से यहां तक का एरिया निकालने बैठ जाऊं, तो एरिया बनेगा हाफ, फोर्स 12 और एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर, तो ये 6 बन गया। और जो बात आपने बोली ना, ये जो 6 न्यूटन है, सर ये 6 न्यूटन दर हकीकत क्या एवरेज फोर्स है। क्योंकि मैं ए लेवल्स पढ़ाता हूँ तो मेरे दिमाग में ए लेवल आ रहा है, तो ए लेवल्स के अंदर ये बन रही है ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने में दिस 12 converts into 6. Why? Because when we are calculating area under the curve, तो ट्रायंगल बन रही है, इसलिए ट्रायंगल की वजह से ये बन गया हाफ बेस इनटू एक्सटेंशन। तो खैर आप तो ये लेवल्स नहीं पढ़ते ना, तो हम आपकी बात को यूं ही लेके चलेंगे कि सर ए और बी के बिटवीन में, ए और बी के बिटवीन में फोर्स खुद बोल रहे हैं 6 न्यूटन है। ए और बी के बिटवीन में एक्सटेंशन बेटा कितना है, सर एक्सटेंशन है 3 सेंटीमीटर। तो सर लेंगे 3 सेंटीमीटर, पता नहीं,
सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर का नाम सुन के बेटा मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, और जब मैंने 100 से डिवाइड किया तो ये बन गया 6 इंटू 0.03। तो ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा, कितना आ रहा है जी, 6 3 18, और ये बन जाएगा 0.18, और वर्क की यूनिट होगी जूल, 0.18 जूल, इट इज 0.18 जूल। जी बेटा कॉपी कर लिया, आगे चले। फातिमा बेटा आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना, हम लोग ए लेवल्स के अंदर एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, वो इसमें आपको एरिया अंडर द कर्व में ले जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने ए से लेके बी तक की आपको फोर्स बता दी 6, 6 को हमने एक्सटेंशन से मल्टीप्लाई किया, इट इज वर्क डन। तो आपके लिए यही सही है कि सर फोर्स को एक्सटेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आ जाता है बस। अच्छा जी, अब जरा इधर आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन ये है कि स्प्रिंग जब अनस्ट्रेच था तो उसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, स्प्रिंग अनस्ट्रेच था तो उसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो गई 4 से 6 सेंटीमीटर, तो एक्सटेंशन हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो गया। ठीक है जनाब, तो 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हुआ है सवाल ही, और ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, याद रखिएगा, उसी क्वेश्चन का पार्ट है, सवाल मुश्किल है। आपको कैलकुलेट करना है कि स्प्रिंग के साथ जो आपने मास लटकाया है, बताइए उस की मास की वैल्यू है कितनी। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ आपने एक ब्लॉक लटका दिया, सर ब्लॉक का वेट काम करेगा फोर्स का, तो बेटा फार्मूला लगाना है F इक्वल टू के एक्स, पहले तो फार्मूला लगाइए, F इक्वल टू के एक्स, F इक्वल टू के एक्स। अच्छा बेटा फोर्स, सर फोर्स यहां पर है वेट, अच्छा बेटा फोर्स इक्वल टू वेट, वेट इक्वल टू mg, वेट इक्वल टू mg। ठीक है जनाब, अब के कहां से लेकर आओगे? जी बेटा अरशद आप हमें बताइए के कहां से लेकर आएंगे, इस ग्राफ को गौर से देखें, क्या करना पड़ेगा? जी सर, ये जो उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है ना, सर इस ग्राफ में F इक्वल टू के एक्स पे जाएंगे, फोर्स की जगह लिखेंगे 12, के निकालना है, एक्सटेंशन की जगह लिखेंगे 3, तो सर पहले तो यहां से निकालेंगे के, 12/3, फोर्स है 12, एक्सटेंशन है 3, पहले निकालेंगे के आ गया 4, और बेटा जो के आ गया 4 इसको यहाँ पे लगा दीजिए, के की जगह 4, लेकिन इस 4 में एक मसला है, सर ये जो आपने 4 निकाला है ना, इट मस्ट बी इन मीटर, इट मस्ट बी इन मीटर, ठीक है ना, उसकी वजह भी बताऊंगा। तो बेटा ये जो 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करें, तो ये 12 ऐसा ही है, के निकालना है, ये नंबर है 0.03, तो बेटा के का रिजल्ट आएगा 12/0.03। बेटा फातिमा बताइएगा 12/0.03 क्या क्या नंबर देगा? पॉइंट, अच्छा बेटा मैं कैलकुलेटर खुद चला रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया कि आपने क्या कहा बेटा, तो कैलकुलेटर में बराबर में ऑपरेट कर रहा हूँ। देखिए मैंने कहा 12 डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये रिजल्ट आ रहा है 400। ठीक है बेटा, के इज इक्वल टू 400, के आ गया 400 एंड इट इज न्यूटन पर मीटर।
के को बेटा मैंने मीटर में निकाला है। क्यों मीटर में निकाला है? क्योंकि जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो के की जगह बेटा मैंने लिखा 400। अच्छा सर, एक्सटेंशन भी तो सेंटीमीटर में है। अगर एक्सटेंशन सेंटीमीटर में है तो के भी सेंटीमीटर में ही जाने दो, के को भी सेंटीमीटर में ही जाने दो, वरना इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, तो बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी डबल डबल कन्वर्जन करना। ठीक है। अच्छा बेटा, हुआ अभी ये कि अभी जब मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी अभी मैंने एक दूसरी गाड़ी खरीदी है नई। वो जो है ना ऑटोमेटिक है, नहीं है, मैनुअल है। हमारे भाई साहब उसको ना जबरदस्ती गियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं बगैर क्लच दबाए। तो वो घर में अफरा तफरी की भी थी, तो दिमाग मेरा उधर चला गया सारा का सारा। अब मैं टॉपिक के अंदर वापस आ रहा हूँ। टॉपिक के अंदर वापस आके मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि फोर्स को हमने रखा 12 न्यूटन, के कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन को सेंटीमीटर में ही जाने दो, तो ये आ गया 4। इस 4 को बेटा मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। के की जगह बेटा मैंने लिखा 4, एक्सटेंशन की जगह बेटा मैंने लिखा 2। सर आपने उसको सेंटीमीटर में क्यों रहने दिया? तो उसका आंसर बेटा ये है कि आपने सेंटीमीटर में सर उसको इसलिए रहने दिया क्योंकि एक्सटेंशन भी सेंटीमीटर में है, तो के का रिजल्ट भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। दोनों सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई अब इशू ही नहीं है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है एम, मास कैलकुलेट करना है। जी बेटा मल्टीप्लाई, जी माना कि डिवाइड हो जाएगा, तो 8/जी। जी होता है 9.8, जी होता है बेटा 9.8। तो मैंने 8 को डिवाइड कर दिया 9.8 से, तो रिजल्ट आ गया 0.81। और ये जो 0.81 होगा ये इन किलोग्राम होगा। 0.81 इन किलोग्राम, बेटा कॉपी कीजिएगा। एक स्प्रिंग है, ये जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच है तो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। जब आपने इसके साथ लोड हैंग किया तो सर लोड हैंग करने पर उसकी लेंथ 4 से 6 सेंटीमीटर हो गई। 4 से 6 सेंटीमीटर होने का मतलब एक्सटेंशन हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर। जितना एक्सटेंशन हुआ है सेंटीमीटर में, तो के का रिजल्ट भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो हमने ऊपर वाले ग्राफ से के का रिजल्ट सेंटीमीटर में निकाला, और उसी सेंटीमीटर वाले रिजल्ट को बेटा यहाँ रखकर हमने मास कैलकुलेट कर लिया, इट इज 0.81 किलोग्राम। जल्दी से बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाए। कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर इमर्ज्ड कर दिया। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को इन्होंने पानी के अंदर इमर्ज्ड कर दिया। सर जब इसको पानी के अंदर इमर्ज्ड किया, पानी के अंदर डिबो दिया, तो कहते हैं जनाब कि स्प्रिंग उसके साथ लटका हुआ है। तो लिक्विड ने अपवर्ड अपथ्रस्ट एक्सर्ट किया, ऊपर की तरफ फोर्स लगी, जिसकी वजह से स्प्रिंग छोटा हो गया और उसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गई, लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, यानी अभी उसकी लेंथ 6 हुई हुई थी, लेकिन जब पानी में लेके गए तो उसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। तो पता है स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया 6 - 5 यानी 1 सेंटीमीटर का। स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया 6 - 5 यानी 1 सेंटीमीटर का। ठीक है जनाब। अब आप नोट कीजिए, अब आप नोट कीजिए, कैलकुलेट अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स होती है F इक्वल टू के एक्स। फोर्स कैलकुलेट करना है। के तो बेटा वही होगा, स्प्रिंग वही है। स्प्रिंग का के कितना निकाला था 4, तो बेटा मैंने लिख दिया 4। और इसमें कंप्रेशन कितना हुआ, स्प्रिंग कितना छोटा हो गया सर 1 सेंटीमीटर। तो 4 × 1 = 4, तो इसका आंसर हो गया 4 न्यूटन। ठीक, जरा इसको बेटा कॉपी कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन भी मुश्किल था, और दूसरी बात हमारे घर में भी पैनिक हो गई कि वो गाड़ी के अंदर क्लच लगाए बगैर गियर लगाने पे लगे पड़े हमारे भाई साहब। जी बेटा कॉपी कर लिया, आगे चले।
बेटा फातिमा कॉपी कर लिया, आगे चले। अच्छा जी, अब आ जाए इस क्वेश्चन में। तो खास सर कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं, सिर्फ बातें कर रहा है। हुक्स लॉ का कोई मुश्किल सवाल देखना चाह रहे हैं? एक और सवाल आ गया हुक्स लॉ का। जी, एक और सवाल आ गया। एक क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है स्टेट हुक्स लॉ। सर हुक्स लॉ की अभी भी स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि एक्सटेंशन फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो बात रिपीट हो जाएगी। सर क्वेश्चन में आ जाए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गौर से सुनिएगा। ये पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ में क्या फीचर है जिसको देख के आप बता सकते हैं कि स्प्रिंग हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। इस ग्राफ में कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सा ऐसा फीचर है जो बता रहा है कि स्प्रिंग हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है? अशद बेटा आप बताइए, मेरे ख्याल में आप बता सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, बस एक बात, एक और बात है, दो बातें होती हैं जी। कभी भी बेटा रिलेशन होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो दो खास बातें होंगी। दो खास बात उसने लिखा भी है, स्टेट फीचर्स। तो देयर आर टू फीचर्स। नंबर वन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने को और मुश्किल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट होना। ठीक है, फीचर होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होना, ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट होना, या अशद ने बोला स्ट्रेट लाइन होना, दोनों बातें एक ही हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। दूसरी बात, जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है। ठीक है ना, ये दो बातें हो गई। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे हैं कैलकुलेट के कैलकुलेट करना है। सर के का मतलब होता है एफ इक्वल टू के एक्स। तो इसमें से ले लें सर कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लग रही हो। मुझे तो ये वाली वैल्यू अच्छी लग रही है। इसमें फोर्स ले रहा हूं बेटा 50 न्यूटन, और एक्सटेंशन ले रहा हूं 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो फोर्स है 50 न्यूटन, एक्सटेंशन है 20 मिलीमीटर, एफ इक्वल टू के एक्स। फोर्स 50 बेटा, एक्सटेंशन 20, दोनों को डिवाइड करें सर 5/2 करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर। न्यूटन पर मिलीमीटर, ये के की वैल्यू हो गई। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 50 मिलीमीटर पे आ जाती है। 50 मिलीमीटर पे आ जाती है। कह रहे हैं आप ग्राफ को कंटिन्यू करें एंड सजेस्ट हाउ द स्प्रिंग बिहेव व्हेन द स्ट्रेचिंग फोर्स 125 न्यूटन तक लेके जानी है। 125 न्यूटन तक लेके जानी है, और 50 मिलीमीटर पे लिमिट आ चुकी है। अच्छा जी, सर 50 तो ये खुद है, और 50 पे लिमिट आ चुकी है। आपने ग्राफ बनाना है 150 न्यूटन तक। बेटा हमारा, आप हमें बताइए कि इफ द स्प्रिंग हैज रीच्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसके बाद का जो ग्राफ फर्दर होगा वो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? हमें इससे आगे का ग्राफ बनाना है हमारा। हाँ बोलिए बोलिए। कर्व बनाएंगे। इट विल नॉट स्ट्रेट लाइन, इट विल नॉट रिमेन स्ट्रेट लाइन, कर्व होगा। और कर्व हमेशा उधर घुमाइएगा जिधर एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। जो कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस की तरफ घूमता हुआ बनेगा। ठीक है जनाब। और हम कोई हमारी मर्जी है कि कितना घुमाए, उसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जनाब कि हमने एक दूसरा स्प्रिंग ले लिया जिसके लिए के की वैल्यू कम है। दूसरे स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू कम है। ठीक है जनाब। और के याद रखिएगा, के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट,
और वो भी मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट ग्रेडियंट से पता चलता है। के की वैल्यू स्मॉलर है भाई, अगर के की वैल्यू स्मॉलर होगी तो ग्रेडियंट भी स्मॉलर होगा, ग्रेडियंट भी स्मॉलर होगा। तो आपने ऊपर वाले ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ बनाना है जो कम ग्रेडियंट का हो। और कम ग्रेडियंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो अशद तुम मुझे मशवरा दो बेटा, ग्रेडियंट कम वाला ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे? मैं तुम्हें दो ग्राफ दिखा रहा हूं, एक ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला। कौन सा वाला ग्राफ होगा जो कम ग्रेडियंट का है? ब्लू वाला, बिल्कुल सही बात है सर। कम ग्रेडियंट है तो उसका एंगल कम कर देंगे, एक बात हो गई। और दूसरी बात, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर इसको 80 मिलीमीटर तक लेके जाना है, ओबे हुक्स लॉ। तो आप देखिए मैंने इसको 80 मिलीमीटर तक स्ट्रेट लाइन बनाया है, 80 मिलीमीटर तक बेटा मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है। और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ग्राफ हुक्स लॉ ओबे हो रहा है और 80 मिलीमीटर तक कम ग्रेडियंट का ग्राफ बेटा मैंने प्लॉट किया है। खैर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब मैंने बेटा 3 सवाल करा दिए हुक्स लॉ के, और इस शीट को जब मैं क्लास के बाद आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा तो इसमें आपको और भी क्वेश्चन नजर आएंगे। आप उन क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और जो सवाल आपको समझ में ना आए वो मुझसे कल करा लीजिएगा, तो मैं आपको करा दूंगा। लेकिन क्रैश कोर्स के अंदर बेटा ज्यादा सवाल हम नहीं करा सकते। 3 सवाल मैंने आपको हुक्स लॉ के करा दिए, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं आपको इसी चैप्टर में रहते हुए एक नए टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ, और वो नया टॉपिक क्या है? तो जरा एक हेडिंग दीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स। बेटा हेडिंग दीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स। बेटा हेडिंग दीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स। सर ये रिजल्टेंट फोर्स क्या चीज होती है? रिजल्टेंट फोर्स को यूं डिफाइन करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, या चलें बहुत सारी को छोड़ें, दो फोर्सेस लग रही हो, और दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हो, तो इन दोनों का जो नेट होता है, टोटल होता है, वो दोनों फोर्सेस को सिंपली ऐड करके आ जाता है। दोनों को प्लस कर लेंगे, नेट फोर्स आ जाएगी। बेटा नोट करना जल्दी जल्दी से, इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो नेट फोर्स प्लस करके निकालते हैं, और हमेशा नेट फोर्स की जगह लिखते हैं एम ए। एम ए हमेशा नेट फोर्स की जगह लिखा जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर किसी ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब जो नेट फोर्स होती है ना सर, वो दोनों को माइनस करके निकालते हैं। और आपके आईजीसीएसई में दो ही केस हैं, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा कोई और केस नहीं होता, सिर्फ दो केस है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप इसको कॉपी कर चुके हैं तो आइए सवाल देखते हैं इस टॉपिक के। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक रॉकेट है, इस रॉकेट का मास ये रहा 2.8 एक्सपोनेंट 6। क्वेश्चन का पहला पार्ट है टोटल वेट बताएं। सर वेट होता है W इज इक्वल टू mg। कहाँ? गाड़ी लेके ससुराल लेके चला गया? तो पूछ तो लेते हमसे। अच्छा बेटा, मास है 2.8 एक्सपोनेंट 6, ये मास हो गया। और बेटा जी 9.8 भी ले सकते हैं, आजकल तो 9.8 ही लेते हैं, और पुराने कोर्स में बेटा 10 से कर लेते थे। तो बेटा नोट कीजिएगा, ये वेट का आंसर आ गया।
2.8 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन, 2.8 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये तो आ गया वेट। अब वेट के बाद क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो जरा देखने वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रॉकेट। रॉकेट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। सर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे रॉकेट के ऊपर? तो जरा गौर से सुनिएगा। पहले जरा गौर करके बताएं कि रॉकेट पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सर रॉकेट के अंदर इंजन लगा हुआ है, और इंजन की जो फोर्स है, मोटर की जो फोर्स है, वो ये दी हुई है, ये रही मोटर की फोर्स। और मोटर की फोर्स यकीनन रॉकेट को ऊपर उठा के लेके जाएगी। तो मोटर की फोर्स को बेटा मैंने कह दिया F1, या लिख दें FM। FM का मतलब मोटर की फोर्स। मोटर की फोर्स ऊपर लग रही है, और आपको पता है रॉकेट का वेट सर नीचे एक्ट कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नेट फोर्स? सही बात है। तो मोटर फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा बेटा, जो नेट फोर्स होती है ना, वो हमेशा MA होती है। ठीक है। अब तो खैर इसने नेट फोर्स पूछी है, ठीक है सर, नेट फोर्स पूछी है, MA की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मोटर की फोर्स है सर 3.2 एक्सपोनेंट 7, और वेट है इसका 2.8 एक्सपोनेंट 7। ठीक है बेटा, वेट है 2.8 एक्सपोनेंट 7, और मोटर की फोर्स है 3.2 एक्सपोनेंट 7। सब दोनों को माइनस कर लें। 3.2 में से 2.8 को माइनस करोगे तो बेटा ये बन जाएगा 4। कितना बनेगा माइनस करके बताइए कोई मुझे? मेरे ख्याल में 0.4, 0.4 एक्सपोनेंट 7। और इसको अगर हम 4.0 कर लें तो ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो नेट फोर्स हो गई जनाब 4 एक्सपोनेंट 7, एक्सपोनेंट 8 सॉरी। राइट हैंड पे लेके जाते हैं डेसिमल को तो सर ये नंबर और छोटा हो जाता है, सॉरी, ये एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, डेसिमल राइट हैंड पे जाता है ना, तो एक्सपोनेंट डिक्रीज करा देता है, तो 7 से वो 6 बन जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स सर हमने मोटर की फोर्स में से वेट को माइनस करके कैलकुलेट कर ली, और जब फोर्स आ गई तो क्वेश्चन है अब एक्सेलरेशन बताएं। सर एक्सेलरेशन बताएं, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ की जगह बेटा लिख दो MA। एफ की जगह लिख दो MA। हाँ बेटा, एफ की जगह MA। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा डिवाइडेड बाय मास। मास दिया हुआ है सर, मास दिया हुआ था उन्होंने, रॉकेट का मास दिया हुआ है। रॉकेट का मास था बेटा 2.8 एक्सपोनेंट 6, 2.8 एक्सपोनेंट 6। एक्सपोनेंट 6 से सर एक्सपोनेंट 6 कट जाएगा। आप 4 को डिवाइड करा ले बेटा 22.8 से, तो इसका रिजल्ट आ रहा है बेटा 0.14, 0.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बेटा, कॉपी कर लिया आपने? रिजल्टेंट फोर्स में हम चेक करते हैं फोर्सेस की डायरेक्शन। अगर फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करेंगे, सर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो प्लस करेंगे। अच्छा बेटा, एक और बात है, कह रहे हैं जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, हमने नोट किया है कि रॉकेट का एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। रॉकेट का एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है।
वजह बताइए। रॉकेट ऊपर जाने से रॉकेट का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, वजह बताइए। भाई जैसे जैसे रॉकेट बेटा ऊपर जा रहा है ना, तो रॉकेट ऊपर जाने से रॉकेट का फ्यूल कम होता जा रहा है। रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल जल रहा है, इसलिए फ्यूल का मास कम होता जा रहा है। और अगर फ्यूल का मास कम होता जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। फ्यूल का मास कम होता जा रहा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। तो मैं लिखूंगा कि फ्यूल मास डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। मास कम हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, और आगे चले। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहे हैं कि एक टैंकर है। सर उस टैंकर के अंदर हम लिक्विड को डिलीवर करते हैं और फिर उसको ड्राइव अवे एम्प्टी। ठीक है जी। कंपेयर द एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी टैंकर विथ फुल टैंकर। सर जब टैंकर एम्प्टी होगा ना, तो उसका सर मास कम होगा, और जब टैंकर फुल भरा हुआ होगा लिक्विड से, तो उसका मास ज्यादा होगा। मायरा आपकी तरफ सवाल आ रहा है, आप हमें बताइए कौन सा बॉक्स इसमें टिक करूं, बॉक्स नंबर 1 2 3। जब टैंकर एम्प्टी है तो मास कम है, और जब टैंकर फुल है तो उसका मास ज्यादा है। जी बेटा बताइए। फुल टैंकर बिल्कुल सही, पहला वाला। क्योंकि सर जब टैंकर फुल होगा तो उसका मास ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, एज कंपेयर टू एम्प्टी टैंकर। आपने सही आंसर किया। नीचे आंसर एक्सप्लेन करें वो बात पे मैं ऊपर समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहां लिखना नहीं चाह रहा। अच्छा जी, अब आ जाइए कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन बेटा ये है कि इस टैंकर में इंजन लगा हुआ है, इंजन से आ रही है फॉरवर्ड फोर्स, इंजन से आ रही है फॉरवर्ड फोर्स 6000 न्यूटन। और जब वो टैंकर रोड पे भाग रहे हैं तो उसको मिल रही है रेजिस्टिव फोर्स 2000। सर रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होना। तो ये बेटा टैंकर है, टैंकर का इंजन काम कर रहा है, फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, रेजिस्टिव फोर्स पीछे लग रही है। तो जो फॉरवर्ड फोर्स है और जो रेजिस्टिव फोर्स है, सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और सर अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब आप जब कैलकुलेट करोगे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स होगी फॉरवर्ड फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है ना। सर नेट फोर्स होती है MA। सर फॉरवर्ड फोर्स है 6000, फॉरवर्ड फोर्स है 6000। सर रेजिस्टिव फोर्स है 2000। फॉरवर्ड फोर्स 6000, रेजिस्टिव फोर्स 2000। एक्सेलरेशन बेटा कैलकुलेट करना है। 6000 माइनस 2000, ये हो गया 4000। एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दो, सॉरी मास से डिवाइड कर दो। सर मास तो दिया हुआ नहीं है, तो सर पहले मास निकाल लें। सर मास कैसे निकलेगा? सर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ बेटा वेट, वेट दिया हुआ है 50,000, वेट दिया हुआ है 50,000। सर वेट होता है mg, बेटा वेट होता है mg। mg में से m निकालना हो तो g से डिवाइड कर दें। g अब 10 लेते हैं, g सॉरी अब 9.8 लेते हैं, पहले हम लोग 10 ले लेते थे, लेकिन अब जो है 9.8 से सवाल कीजिएगा आप लोग। डिवाइड करोगे तो बेटा ये बन जाएगा 5000। इस 5000 से मैं इसको कर रहा हूं डिवाइड, 5000 से बेटा मैं इसको कर रहा हूं डिवाइड।
अब जब आप 4000 को 5000 से डिवाइड करोगे तो 4000 डिवाइडेड बाय 5000, रिजल्ट आएगा 0.8, और बेटा इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा नोट कीजिएगा, जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो हम उनको माइनस करते हैं, जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं तो इसको प्लस करते हैं। इस क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस थी, दोनों को माइनस करा और माइनस करके हमने कैलकुलेट कर लिया नेट फोर्स और फिर एक्सेलरेशन। आगे चले, अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो बेटा मेरे ख्याल में मैंने आपको 2 सवाल रिजल्टेंट फोर्स के करा दिए, और क्रैश कोर्स में बेटा हम 2 ही सवाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इस टॉपिक को भी हम यहीं पे रोकना चाहेंगे, ऑल दो कि हम आपको ये वाली बात भी ऑफर कर रहे हैं कि आप इस शीट को बैठ के सॉल्व करें, और शीट को सॉल्व करने में आपको जहां प्रॉब्लम लगे आप मुझसे कोई क्वेश्चन बोलेंगे तो मैं आपको उससे अगली क्लास में करा दूंगा इस शीट को जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है जनाब। तो बेटा 2 टॉपिक्स हो गए। टॉपिक नंबर 1 हुक्स लॉ हो गया, टॉपिक नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब टॉपिक नंबर 3 पे जा रहा हूँ आज की क्लास का, जिसकी थोड़ी सी थ्योरी आज समझा पाऊंगा, असली सवाल कल कराऊंगा। जरा सुनिएगा टॉपिक नंबर 3 क्या है। टॉपिक नंबर 3 बेटा ये है कि अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने ये पढ़ाया कि सेम डायरेक्शन में फोर्स होती है तो प्लस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो तो माइनस करते हैं। अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रही हो, 90 डिग्री पे लग रही हो, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है, एक फोर्स वर्टिकल लग रही है, और दोनों के बिटवीन में एंगल है 90 डिग्री का। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स वर्टिकल, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का। क्वेश्चन है कि बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। फातिमा बेटा आप बताएं, 90 डिग्री पे 2 फोर्सेस हो तो क्या करते हैं जी। सर हमें अप्लाई करना पड़ेगा वेक्टर मेथड, हमें अप्लाई करना पड़ेगा वेक्टर मेथड। और सर वेक्टर मेथड क्या होता है? तो सर वेक्टर मेथड के लिए आपके पास होना चाहिए पेंसिल, स्केल, और 90 डिग्री पर अब आपके यहाँ सवाल आते हैं, 90 डिग्री के अलावा अब नहीं आते, पहले 90 डिग्री के अलावा भी आ जाते थे, लेकिन अब खाली 90 डिग्री पर आते हैं। तो 2 फोर्सेज होंगी जिनके बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होगा, और उस पर आपसे कहा जाएगा कि इनका रिजल्टेंट मालूम करें। कैसे मालूम करेंगे? तो अभी बेटा 2-4 मिनट है, तो हम कोई सवाल देखते हैं जो थोड़े से टाइम में हो सकता हो। जरा इस वाले क्वेश्चन को देखें। हाँ सर, नहीं सर ये तो 45 डिग्री पर है। नहीं बेटा इस तरह ढूंढेंगे तो टाइम ही जाया होगा। मैं रिकॉर्डिंग को बेटा यहाँ बंद कर रहा हूँ।